हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और फिजिक्स का हम 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। इस चैप्टर का ये 1 शॉर्ट वीडियो है और इस चैप्टर के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और केवल हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए हैं जी, बार बार मतलब पूछे गए प्रश्न हैं। उन्हीं सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। मैं यही कहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब तैयार कर लीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे हम बता दें आपके किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर 9 हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जिसको आप ध्यान से देख लीजिए, जो है हमारा क्रांतिक कोण। सबसे पहला क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे 2 नंबर में और कभी कभी आपसे 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर या 3 नंबर में ये पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं ये भी बहुत बार रिपीटेड हुए हैं क्वेश्चन। और देख लीजिए इसका परिभाषा कितना बड़ा है। तो इसको मैं आपको एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूं, फिर मैं आपको यहाँ पे फिगर बताऊंगा ना, तब आपको ज्यादातर बेटर तरीके से समझ में आएगा। फिर भी मैं पढ़ के पहले सुना दे रहा हूं कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। तब आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो उस आपतन कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये था हमारा परिभाषा। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए आपको याद हो गया, तो आप कहेंगे क्या कि नहीं भैया कैसे याद हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे तो बिल्कुल मैं जानता हूं आपको याद नहीं हुआ हो। अभी चलिए हम याद आपको करा देते हैं। सबसे पहले एक थोड़ा सा मैं फिगर बनाता हूं यहाँ पे, समझिएगा। ये एक माध्यम है, ठीक है ना। ये सपोजेट एक सतह है, हम ये कह सकते हैं। इसके ऊपर मान लेते हैं इसके ऊपर विरल माध्यम है और नीचे कौन सा माध्यम है, नीचे है सघन माध्यम। अब विरल और सघन समझ रहे हैं ना। विरल का मतलब जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल से, जैसे ऊपर है वायु और नीचे सपोजेट जल है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है वायु में प्रकाश की चाल तेज होता है, जल में थोड़ा कम होता है, तो इसी तरीके से आप मान सकते हैं। तो ये हमारा समझ के ना, नीचे विरल सघन माध्यम है, ऊपर विरल माध्यम है। हम इतनी बात हम पढ़ते हुए हैं, हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से, ये प्रकाश के अपवर्तन में हमने पढ़ाया था कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, तो ऐसे प्रकाश किरणें जा रही हैं। अब जैसे ये जा रही हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे टकरा रहा है और जहाँ पे टकराता है वहाँ पर हम एक अभिलंब खींच लेते हैं, तो ये हमारा अभिलंब हो गया। अब जाहिर सी बात है इस तरीके से प्रकाश किरणें गया, तो हम जानते हैं कि जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटकर इस तरीके से प्रकाश चला जाता है, अभिलंब से दूर हटकर निकल जाता है। जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था ना, जाना तो वास्तव में अगर हम देखें तो जाना तो ऐसे चाहिए था, पर ये अभिलंब से दूर हटकर, देख रहे हैं ना इस तरीके से, ये अभिलंब है, इससे दूर हटकर चला गया। इतनी बेसिक बात हम जानते हैं कि अभिलंब है जिसको L से प्रदर्शित कर देते हैं। इस वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। इस वाले किरण को हम क्या कहते हैं, इस वाले को अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ के यहाँ पे हम इतनी बात, हम जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाए थे तो हमने बताया था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे I से प्रदर्शित करते हैं और इसको आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये कोण I क्या है, ये है आपतन कोण। कोण R क्या है, कोण R है अपवर्तन
कोण, ठीक है ना, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। तो मैं आशा करता हूँ इतनी बात समझ गए होंगे। देखिए जाहिर सी बात है, जब प्रकाश किरणें इस तरीके से जा रही हैं तो अभिलंब से दूर हटकर इस तरीके से झुक रहा है प्रकाश किरणें। अब हम करते ये हैं दोस्त, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। अब जैसे जैसे ये प्रकाश किरणें के अगर हम थोड़ा सा और हम इधर प्रकाश को लेते हैं, मतलब ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण ही है ना आई, तो आपतन कोण के मान को देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे आपतन कोण के मान को अगर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है अपवर्तन कोण का मान भी इस तरीके से थोड़ा और झुक कर जाएगा, अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसी तरीके से मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। इसी तरीके से मतलब जितना हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे ये और प्रकाश किरण इस तरीके से झुकता जाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि ये जो आपतन कोण का मान सपोज डेट हम इतना बढ़ा दे रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, आपतन कोण का मान हम इतना बढ़ा देते हैं। तो आपतन कोण आई था, इसका मान हमने इतना बढ़ा दिया। तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए जब हम इतना बढ़ाकर हम निकाल रहे हैं प्रकाश किरणें के, तो ये प्रकाश किरणें इस तरीके से चली जा रही हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है, माध्यम से होकर ही इस तरीके से चली जाती हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे कोण बनेगा मतलब आर का जो मान बढ़ेगा वो 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं, 90 डिग्री का बनेगा। देख रहे हैं ना, ये अभिलंब है और ये सीधा ये माध्यम मतलब क्या है, माध्यम से होकर चली गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण आर का मान 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि ये जो आपतन कोण का एक विशेष ये जो मान है ना, इस विशेष मान को ही हम क्रांति कोण कहते हैं। अब नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आप मतलब परेशान ना हो, आप देखिए कैसे समझ में आएगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं आपको याद कराऊंगा। देखिए आप कहेंगे कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को, अगर आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो उस विशेष कोण को ही, मतलब उस विशेष आपतन कोण को ही हम क्रांति कोण कहते हैं। समझ रहे हैं, मतलब अगर हम आपतन कोण के मान थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये अपवर्तन कोण का मान भी तो धीरे धीरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उस आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं। तो परिभाषा आप बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे, ध्यान से सुनिएगा, याद कर लीजिए, अंत बार बोल रहा हूं मैं। कहेंगे आप कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। तब आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो उस आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं, ठीक है। और क्रांति कोण को ही IC से प्रदर्शित करते हैं, IC, क्रांति कोण को IC से प्रदर्शित करते हैं। वही बात लिखा गया है कि जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। तब आपतन कोण का अगर हम मान I का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। तब आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो उस आपतन कोण को ही, अब आपतन कोण ना कहकर कहेंगे क्या, क्रांति कोण। तो उस आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ के होंगे, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए इसको इरेज कर लीजिए, ये सभी चीजें मैं इरेज कर दे रहा हूं, जितना लिखना है उतना ही मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। हाँ जी, चलिए इतनी बात, ये आप ये भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, इतना। देखिए ये फिगर आप बना लीजिएगा, ये ऊपर विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम लिख लीजिएगा, ये नीचे आप दर्शा दीजिएगा, ठीक है ना। ये आप लिख दीजिएगा साइड में यहीं पे कि कोण I बराबर आपतन कोण और कोण R बराबर अपवर्तन कोण, ठीक है ना। यहाँ पे अगर नीचे आप लिखना चाहें तो एक नोट्स में बात लिख सकते हैं कि आपतन कोण को, मतलब क्रांति कोण को
क्रांतिक कोण को IC से, ये आप गोला नहीं मारेंगे, मैं ऐसे दर्शा दिया हूं, ठीक है ना, IC से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, इतनी बात लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, ले लिए ना, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा, 1 मिनट, 1 मिनट मुझे चाहिए, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में देख लूँ। आई थिंक इट्स परफेक्ट, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। हाँ जी, चलिए अब ठीक है, शायद उस टाइम पे वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं आ पा रही होगी, चलिए अब आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी बात समझ के है ना। तो पहला हमने टॉपिक देख लिया, अब दूसरा जो टॉपिक आता है हमारा, देख लीजिए, दूसरा जो टॉपिक आता है, ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ हम करा रहे हैं। देखिए, कह देता है कि अवतल लेंस के प्रथम फोकस को परिभाषित कीजिए, और ये कितने नंबर में, 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। अभी हम 5 नंबर वाले भी कराएंगे, परेशान नहीं होंगे। या प्रथम फोकस ना पूछ कर कह देगा कि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए, और ये आपसे 2 नंबर में 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए ये 2-2 नंबर में पूछे जाने वाली ये टॉपिक है, दोनों एक ही साथ हम कवर कर लेते हैं। चलिए, तो पहले हम अवतल लेंस के प्रथम फोकस को कवर करते हैं। तो अवतल लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं, इसको ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया अवतल लेंस का प्रथम फोकस। देखिए, यहाँ पे परिभाषा में पढ़ दे रहा हूं, फिर फिगर बनाऊंगा, याद हो जाएगा। लिखा गया है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। बात समझे? नहीं समझे तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे मैं फिगर बना दे रहा हूँ। सबसे पहले अवतल लेंस की यहाँ पे बात कहा जा रहा है। कहा जा रहा है किसका? अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस, थोड़ा सा मैं पहले अवतल लेंस ही बना लेता हूँ। ये एक मुख्य अक्ष है, ये एक हम मुख्य अक्ष यहाँ पे लगा ले रहे हैं, ये मुख्य अक्ष है। फिर से अवतल लेंस का, अब यहाँ पे मैं 2 रेखा यहाँ पे थोड़ा सा ले लेता हूँ, ध्यान से आप समझिएगा, अभी कंफर्म आपको सब समझ में आने लगेंगे। ठीक है, ठीक, ये हमारा देख सकते हैं, ये हमने अवतल लेंस बना दिया है। ये हमने क्या बना दिया? ये हमने अवतल लेंस बना दिया है। आप देख सकते हैं ये हमारा अवतल लेंस है, समझ रहे हैं ना? ये एक हमने अवतल लेंस बना दिया। तो अवतल लेंस यहाँ पे प्रथम फोकस को परिभाषित करना है। तो ये अवतल लेंस है। आप इसके मुख्य अक्ष के, अवतल लेंस के यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है ना, यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु को याद रखेंगे। यहाँ पे एक बिंदु है। अब इस बिंदु की ओर, अवतल लेंस के इस बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, सपोज दैट अवतल लेंस के इस बिंदु पर प्रकाश किरणें जा रही हैं, ठीक है ना, इस तरीके से वो जा रही हैं। अवतल लेंस के इस बिंदु की ओर प्रकाश किरणें इस प्रकार जा रही हैं, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे मैं दर्शा दूं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये अवतल लेंस के इस बिंदु की ओर ये प्रकाश किरणें जा रही हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं इस तरीके से दर्शा दे रहा हूँ। फिगर आपको परफेक्टली बनाना है। अगर आप परफेक्ट नहीं बनाएंगे फिगर तो आपको नंबर काट लिए जाएंगे। इसीलिए मैं आपको कह दे रहा हूँ पहले ही स्पष्ट रूप से
ये फिगर आपको ऐसे ही स्पष्ट रूप से बनाना है। तो ये अवतल लेंस के इस बिंदु की ओर जा रही है प्रकाश किरणें, परंतु देखिए ये जा तो रही हैं, परंतु वास्तव में देखिए अगर ऐसे अगर जाती, ठीक है, ऐसे अगर जाएंगी तो इस तरीके से यहाँ पर इस बिंदु पर मिलती, इस बिंदु पर मिलती ना, देख सकते हैं आप, इस बिंदु पर मिलती, इस तरीके से जब जा रही हैं तो इस बिंदु पर मिलती, परंतु इस बिंदु पर ना मिलकर वो क्या हो जाती हैं, मतलब अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात, जब लेंस से अपवर्तन होता है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाती हैं, वास्तव में इस बिंदु पर ना मिलती हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, इस बिंदु की ओर जा तो रही है, ऐसे देखने को मिल रहा है कि इस बिंदु पर जा रही हैं, परंतु लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाता है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। ये क्या हो जाती हैं, ये सभी प्रकाश किरणें इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। ठीक है ना, ये सभी क्या हो जाते हैं, मुख्य अक्ष के इस तरीके से समांतर हो जाते हैं। तो इस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु को ही अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, इसको F1 से प्रदर्शित कर देते हैं, समझ रहे हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को ही हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये वास्तव में इस बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में नहीं, मतलब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। वास्तव में तो देख रहे हैं कि आपका क्या हो रहा है, वास्तव में तो आप सभी देख ही रहे हैं कि वास्तव में यहाँ पे हो क्या रहा है, वास्तव में तो आप सभी देख ही रहे हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है, परंतु इस तरीके से मिलती हुई प्रतीत होती है, हम कह सकते हैं। तो ये फिगर आप बना लीजिएगा इस तरीके से, देख लीजिए, ये फिगर आपको बनाना अनिवार्य है। तो आप बोल सकते हैं ना, देखिए हमने लिखा है अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, यहां तक समझिएगा, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही क्या, उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। उस बिंदु को ही अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। देखिए प्रतीत होना, आभासी में लग रहा है कि ऐसा मिल रही है, परंतु वास्तव में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यही है आपका पहले का फिगर जो कि हमने यहाँ पे बना दिया है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस का फिगर, ठीक है ना, जिसको आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि आप इसको याद कर लेंगे आसानी तरीके से, ठीक है। इतना समझ के ये फिगर बना लीजिएगा। दूसरा हम यहीं पे बना दे रहे हैं, एक और अवतल लेंस हम यहीं पे बनाते हैं, और ध्यान पूर्वक आपको समझना है, नहीं समझेंगे फिगर कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए मैं कहूँगा फिगर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने अवतल लेंस सबसे पहले बना लिया है। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे ये बताया जाता है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस को परिभाषित करना है हमें। तो
तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। मतलब क्या है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें इस प्रकार अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर ही तो ये प्रकाश किरणें चल रही है ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ये क्या हो जाती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार बिखर जाती हैं, इस तरीके से फैल जाती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से ये फैल जाएंगी, इस तरीके से ये फैलकर चली जाती हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से ये फैलती हुई चली जाती हैं। वास्तव में तो इस तरीके से ये चली जाती हैं, परंतु होता क्या है दोस्त, ये वास्तव में तो कहीं पर मिलेंगी नहीं, ये वास्तव में तो कहीं पर ये प्रकाश किरणें मिलेंगी नहीं। तो इन किरणों को अगर हम पीछे लाते हैं तो यहाँ पर इन किरणों को, यहाँ पे इस कलर ले रहा हूँ, इन किरणों को अगर हम पीछे लाते हैं तो इस बिंदु पर, इन किरणों को अगर हम पीछे लाते हैं तो आप देख सकते हैं इन किरणों को पीछे लाने पर ये इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। वास्तव में इन किरणों को अगर हम पीछे लाते हैं तो ये बिंदु है, इस बिंदु पर मिल रही हैं, तो यही बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस F2 कहलाता है। तो हम यही कह रहे हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। वही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको परिभाषा यहाँ से याद नहीं करना है, आपको फिगर देखकर ही याद करना है। इसके लिए क्या कहेंगे, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के, मतलब अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इसके लिए कहेंगे द्वितीय फोकस के लिए कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, मैं मानता हूं, ठीक है ना, मैं मानता हूं कि टॉपिक मतलब टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा ही दोस्त, क्योंकि मैं रटवा कर नहीं, मेरा लक्ष्य है कि मैं समझा कर याद कराऊं। अगर आप भी चाहते हैं कि थोड़ा समय लगे बट आपको समझ में आ जाए, मोस्टली क्या है कि आपको समझ में आ जानी चाहिए, वो भी वीडियो में ही, तब आप वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको समझ कर याद करना है, रट्टा मारना है तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं भैया, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो मैं यही कहूँगा कि सब्र के साथ आप पढ़ते रहिए और विश्वास रखिए, आपका बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एग्जाम की तैयारी आपकी कराई जा रही है और आगे भी कराई जाएंगी, ठीक है ना। आपको हम चैप्टर वाइज अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करा रहे हैं, तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पहले पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। और अभी तो हम 9th चैप्टर पे हैं, 14 चैप्टर है ना फिजिक्स के, पूरा हम कंप्लीट कराएंगे। केमिस्ट्री का 7 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिए हैं, 3 चैप्टर उसमें भी है, वो भी हम कराएंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की भी क्लासेस चल ही रही हैं, वो भी चलेंगी। लेंस की क्षमता क्या है, तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। मतलब यहाँ पे ये है दोस्त कि कोई भी लेंस है, सपोज डेट अगर मैं यहाँ पे एक लेंस बना लूं, यहाँ पे एक हम लेंस बना लेते हैं, यहां पे हम एक लेंस बना लेते हैं, ठीक है ना। यहां पे हमने एक लेंस बना लिया है
आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक हमने लेंस बनाया है, ये हमारा अवतल लेंस है, ठीक है ना। एक और हम लेंस बना लेते हैं जो है हमारा यहाँ पे, एक और हम लेंस यहाँ पे बना लेते हैं जो है इस प्रकार का। एक और हमने यहाँ पे लेंस बना लिया इस प्रकार का कुछ, और ये भी हमारा एक लेंस है, इसका नाम है उत्तल लेंस। इसका नाम क्या है? ये है हमारा उत्तल लेंस। देखिए हमने दो लेंस बनाया है, एक अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, अगर मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार प्रकाश किरणें चलेंगी, अवतल लेंस में प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के अगर समांतर जाती हैं तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, ये प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, अभिसरित कर देता है। अभिसरित का मतलब फैला देता है, प्रकाश किरणों को इस प्रकार फैला देगा। अवतल लेंस ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। परंतु वही प्रकाश किरणें यदि मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं उत्तल लेंस में, तो ये उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को अभिसरित कर देता है, मतलब अपसरित कर देता है। अपसरित मतलब होता है कि एक जगह पर मिला देता है, ठीक है ना। तो ये अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को अभिसरित कर रहा है। अभिसरित मतलब होता है फैलाना, अपसरित कर रहा है अपसरित करना। अपसरित मतलब होता है एक जगह मिलाना। ये कौन सा लेंस है, ये है उत्तल लेंस। तो ये एक लेंस की क्षमता ही तो है, कैपेसिटी है जो प्रकाश किरणों को फैला दे रहा है, और इसकी एक क्षमता है जो प्रकाश किरणों को सिकुड़ा दे रहा है, मतलब अपसरित करा दे रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि लेंस मतलब लेंसों द्वारा, कोई भी लेंस हो, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, तो लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित, मतलब लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। समझ रहे हैं, मतलब कोई भी लेंस हो, अवतल या उत्तल, तो लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता ही क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है। वही लिखा गया है, किसी लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखेंगे, लेंस की क्षमता P = क्या होता है, 100/f। तो ये 100/f आप याद रखेंगे। ये 100/f जो होता है, 100/f जो होता है, इसमें ये यहाँ पे जो फोकस दूरी होगा वो सेंटीमीटर में होगा, ठीक है ना। अब वही अगर यहाँ पे P = 1/f होता है, तो 1/f तो आप ले लेंगे, परंतु यहाँ पे जो फोकस दूरी है f होगा वो मीटर में आपको लेना होगा। इसी बात को याद रखेंगे। एक और चीज याद रखेंगे कि इसका मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है, जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। किसकी, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है विचलन कोण। अब विचलन कोण क्या होता है ये भी समझ लीजिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले ही कह दे रहा हूं। तो आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वह तो दोनों किरणों के बीच बना कोण ही क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको एक समझना होगा, एक फिगर, अब वो फिगर भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये समझिएगा, सपोज दैट ये हमारा एक प्रिज्म हमने फिगर बना ली है, ये हमारे प्रिज्म है। अब यहाँ पे इतनी बात हम बेसिक जानते हैं पहले से ही कि देखिए बाहर वायु है और नीचे सघन माध्यम है, मतलब विरल से सघन में जा रहा है। जब प्रकाश किरणें हम जानते हैं, जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, ठीक है ना। तो ये जब प्रकाश किरणें विरल से सघन की ओर जाएगा तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा,
इस तरीके से ये हमारा अभिलंब होगा, ठीक है ना, ये हमारा अभिलंब हो गया। तो हम इतनी बात जानते हैं, जब प्रकाश किरणें विरल से सघन माध्यम की ओर जाते हैं तो अभिलंब से दूर हट जाते, अभिलंब की ओर झुक जाते हैं। तो अभिलंब की ओर ये झुक जाएगा प्रकाश किरणें इस तरीके से, तो अभिलंब की ओर इस तरीके से झुक गया, जबकि जाना तो ऐसे चाहिए था, थोड़ा झुक गया है। तो इस तरीके से अब इतनी बात फिर से हम जानते हैं कि प्रकाश किरणें, देखिए अब सघन से विरल में जा रहा है, मतलब देखिए ये अंदर कांच ही है ना, अब बाहर वायु है, तो अब सघन से विरल में जा रहा है, तो फिर से हम एक अभिलंब खींचते हैं। और हम इतनी बात जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें क्या सघन से विरल में जाता है तो फिर से अभिलंब से दूर हटता है, तो अभिलंब से दूर हटकर चला गया, इस अभिलंब से दूर हटकर चला गया ना। तो यहाँ पे इतनी बात, केवल आपको ज्यादा कुछ अगर ना समझ में आए तो इतना याद रखेंगे कि इस वाले को हम आपतित किरण कहते हैं, और इस वाले को निर्गत किरण कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जब, ध्यान से आप समझेंगे, थोड़ा सा मैं इसी तरीके से बना रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। जब आपतित किरण को हम आगे बढ़ाते हैं, जब आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं, तो निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु पर बना जो कोण होता है, उस कोण को ही हम विचलन कोण कहते हैं। समझ रहे हैं? तो वही बात लिखा गया है कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु पर बना जो कोण होगा, उस कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो वही लिखा गया, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो दोनों के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। अब विचलन कोण को हम डेल से दर्शाते हैं जी, डेल से, ठीक है ना, डेल से दर्शाते हैं। आशा करता हूँ समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है जी। चलिए अगला हमारा टॉपिक आता है जो है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बार बार पूछा गया है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, हार्ड लग रहा होगा आपको, ज़्यादा आपको हार्ड नहीं लगेगा, अभी मैं आपको बताता हूं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर आपको समझना है तो इससे पहले ये टॉपिक, आपको सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था ये आपको याद है, क्रांति कोण। तो इसमें मैंने बताया था कि जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में जा रही हैं तो ये प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर हटती हैं, तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो उस आपतन कोण को ही अब हम क्रांति कोण कहते हैं। तो इसका मतलब हमने ये जाना था कि जैसे जैसे इस मान को हम बढ़ाएंगे, जैसे थोड़ा सा अगर हमने बढ़ा रहे थे तो थोड़ा सा आर का मान बढ़ रहा था, जैसे ही हमने इतना बढ़ा दिया तो ये आर का मान 90 डिग्री हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि यदि हम प्रकाश किरणों को थोड़ा और बढ़ा दें, इतना बढ़ा देते हैं, सपोज डेट अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रकाश किरणों को हम मान लेते हैं इतना बढ़ाकर इस तरीके से अगर हम डालें, इस तरीके से डालें, तो यहाँ पे क्या होगा, अब प्रकाश किरणें तुरंत इस और यहाँ पर इधर आ जाएंगे। तो इसका मतलब अब आर का जो मान यहाँ पे बनेगा वो 90 डिग्री से भी तो अधिक बनेगा ना आर का मान। तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि देखिए सघन माध्यम से प्रकाश किरणें गई हैं, अब पुनः सघन माध्यम में ही वापस लौट आई हैं, तो यही घटना ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं उसके लिए फिगर नहीं बनाऊंगा, यही फिगर आपको बनाना है, ठीक है ना। देख लीजिए लिखा क्या गया है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से, समझिएगा, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। इतनी बात समझिएगा। तो यहाँ पे हमने यही बात तो जाना है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं।
ठीक है ना। फिर से यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, फिर यहाँ पे लिखा गया है तब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से भी अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। मतलब यहाँ पे कह रहा है आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर। यहाँ पे आप देखिए तो यही ना है जी क्रांति कोण, और क्रांति कोण के मान से भी तो अधिक यहाँ पे हमने आपतन कोण अब ले लिया है, इस आई के मान को हमने क्रांति कोण के मान से भी अधिक कर दिया है। तो आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से भी अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। तो यह घटना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। वही बात लिखा गया है कि आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है जिस माध्यम से गया हुआ, मतलब उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो प्रकाश की यह घटना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पे दोस्त कि देखिए इसके लिए आपको फिगर तो ये बनाना होगा, अनिवार्य है। इस फिगर को आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप इतना लिख लेंगे, ये फिगर आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है ना। यही फिगर सेम टू सेम बनाना है। और क्रांति कोण में ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये फिगर नहीं बनाना है क्रांति कोण के लिए। आशा करता हूँ समझ के होंगे। चलिए अब इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें इसका परिभाषा को ले लीजिए। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट यहां पे टॉपिक आता है जो है दूरदर्शी, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये जानेंगे दूरदर्शी क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे जानेंगे, इसके प्रकार पर भी डिस्कस करेंगे। दूरदर्शी का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रकाशिक यंत्र, ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से बहुत अधिक दूर वस्तुओं को देखा जाता है, दूरदर्शी कहलाता है। मतलब सिंपल सा समझ के हैं, ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से बहुत अधिक दूर पर स्थित जो वस्तु है उसको देखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रकाशिक यंत्र को ही हम क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी का सिंपल सा मतलब यह है दोस्त, दूरदर्शी एक ऐसा मशीन है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम बहुत ही अधिक दूर वस्तु है ना उसको हम देख सकते हैं। जैसे कि चंद्रमा को हम देख सकते हैं दूरदर्शी की सहायता से, जैसे कि तारों को हम देख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप ताजमहल देखने गए हुए हैं और आप ताजमहल यहाँ से लगभग, आप यहाँ पे ताजमहल है आगरा चले गए, अब मान लेते हैं ताजमहल 5 किलो ही मान लेते हैं या 2-3 किलोमीटर दूर पर है और आप किसी बड़े बिल्डिंग पे खड़े हैं, तो वहाँ से अगर आप चाहें तो दूरदर्शी की सहायता से आप ताजमहल को भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत अधिक दूर स्थित वस्तुओं को हम देख पाते हैं दूरदर्शी की सहायता से, ठीक है, समझ के होंगे। अगला आता है हमारा दूरदर्शी के प्रकार। तो यहाँ पे याद रखेंगे दूरदर्शी के 2 प्रकार होते हैं। अब वो कौन कौन सा, तो पहला है हमारा आकाशीय दूरदर्शी और दूसरा है हमारा परावर्तीय दूरदर्शी। तो आकाशीय दूरदर्शी क्या होता है, परावर्तीय दूरदर्शी क्या, अपवर्तीय दूरदर्शी क्या होता है, परावर्तीय दूरदर्शी क्या होता है, इनको भी हम जानेंगे जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहीं पे मैं आपको बता दूं पहले ही आपको कि ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली मैं बता दूं दूरदर्शी का परिभाषा नहीं पूछा जाता, यही दो टॉपिक आपको बार बार पूछा जाता है 5 नंबर में, ठीक है ना। तो चलिए वही हम स्टार्ट यहाँ पे करते हैं, जो है सबसे पहला अपवर्तीय दूरदर्शी, जिसे इन तीनों नामों से पूछ लिया जाता है। अब अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कभी कह देगा अपवर्तीय दूरदर्शी या अपवर्तीय दूरदर्शी ना कहकर खगोलीय दूरदर्शी कह देगा या खगोलीय दूरदर्शी ना कहकर आकाशीय दूरदर्शी कह देगा। तो याद रखेंगे तीनों का मतलब एक ही है, तीनों को अलग अलग नामों, मतलब एक ही टॉपिक है, अलग अलग नामों से हम जानते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसका भी परिभाषा हम वही देंगे, मतलब अपवर्तीय दूरदर्शी की सहायता से भी हम क्या करते हैं, बहुत अधिक दूर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये दूरदर्शी का ही तो प्रकार है ना।
तो ऐसा दूरदर्शी जिसकी सहायता से बहुत अधिक दूर वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं उसे अपवर्तीय दूरदर्शी कहते हैं। वही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, वही बात हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप देख भी सकते हैं। क्या हमने लिखा है? ऐसा दूरदर्शी जिसकी सहायता से बहुत अधिक दूर वस्तु को आसानी से देखा जाता है अपवर्तीय दूरदर्शी कहलाता है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगला आता है दूसरा, इसमें परिभाषा लिखने के बाद यहाँ पे आप सिद्धांत या आप प्रतिबिंब का बनना हेडिंग डालकर लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे आप? कि अपवर्तीय दूरदर्शी द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब याद रखेंगे। यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स याद रखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है बहुत ही बड़ा बनता है, दूसरी बात आभासीय बनता है, और तीसरी बात वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, ठीक है ना। मतलब अपवर्तीय दूरदर्शी की सहायता से जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत ही बड़ा बनता है, आभासीय बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। ये आप इतनी बात लिख देंगे, परिभाषा दे दिया, फिर से प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हमने बता दिया। फिर आप हेडिंग डालेंगे जो है चित्र, रेखा चित्र, ठीक है ना। अब आपको रेखा चित्र को पूरा एक्सप्लेन करना है कि कैसे इसका चित्र होता है। तो हालांकि हम फोटो भी लगा सकते हैं बट आपको पूरी तरीके से अच्छे से चित्र आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम चित्र बनाकर आपको दिखाते हैं जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जो फिगर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से फोकस करना है, ठीक है ना। यही सब इम्पोर्टेंट है जी। देखिए हालांकि हमें ऐसा चित्र नहीं बनाना है जैसा आप सोच रहे हैं, ये हमें उसका रेखा चित्र बनाना है, ठीक है ना, पूरा फिगर टाइप का नहीं। ये सबसे पहले तो हमने यहाँ पे मुख्य अक्ष ले लिया है। अब यहाँ पे मुख्य अक्ष हमने ले लिया, यहाँ पे हम लेंगे 2, यहाँ पे हम लेंस लेते हैं, ठीक है ना। 2 लेंस लेते हैं, एक हम थोड़ा बड़ा लेंस लेंगे, ठीक है, एक हमने बड़ा लेंस ले लिया और एक हम यहाँ पर लेते हैं छोटा सा लेंस, अभी हम लेकर दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। यहाँ पे एक हमने बड़ा सा लेंस ले लिया, ठीक है। चलिए इस लेंस का नाम है अभिदृश्यक लेंस, जिसको O से प्रदर्शित करते हैं, तो हमने O से दर्शा दिया, ठीक है ना। ये हमारा अभिदृश्यक लेंस है। अब यहाँ पे होता क्या है दोस्त, ये समझिएगा। सबसे पहले ना बहुत दूर, मान लेते हैं सपोजेड बहुत दूर वस्तु स्थित है, बहुत दूर है। अब बहुत दूर का मतलब ऐसा मान सकते हैं अनंत पर है, अनंत का मतलब ये नहीं, मतलब बहुत दूर है। जैसे कि मान लेते हैं तारों की दूरी कह दे तो अनंत टाइप का एक है ना कि बहुत दूर है जी। तो वैसे ही जब बहुत ही दूर वस्तु रहता है तो वहां से वस्तु से 2 प्रकाश किरणें चलती हैं। तो वैसे ही हम 2 समांतर प्रकाश किरणें चलती हैं, तो ऐसे ही हम मान लेते हैं कि ये 2 प्रकाश किरणें चल रही हैं। सबसे पहली प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर गई हैं, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं और टकराने के पश्चात सीधे निकल जाती हैं। हम इतनी बात जानते हैं, ये रूल से हम जानते हैं कि जो भी लेंस का रूल में हमने बताया था कि जो प्रकाश किरणें लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएंगे वो सीधा बिना विचलित हुए सीधा ही निकल जाती हैं। तो वो देखिए ये सीधे टाइप से सीधे निकल गई है, ठीक है ना। अब दूसरा जो प्रकाश किरणें इसके समांतर ही ना आता है, तो दूसरी प्रकाश किरणें आता है, दूसरी प्रकाश किरणें इस प्रकार आते हैं और जब परावर्तन के क्या है अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाता है, इस तरीके से अपवर्तन के पश्चात ऐसे यहाँ पे मतलब इस तरीके से निकलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आकर ये दोनों काट देते हैं इस बिंदु पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इतनी बात आपको समझ में आया कि नहीं? हमने क्या बताया, ये अभिदृश्यक लेंस है, अनंत से आने वाली 2 प्रकाश किरणें आ रही हैं, एक प्रकाशीय केंद्र से होकर सीधे निकल जाती हैं, दूसरा आई और दूसरा ये इस रेखा पर काट दी यहाँ पे। अब यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अब जैसे ही काट दिया तो यहाँ पे एक और हम लेंस लेते हैं और इस लेंस का नाम आप याद रखेंगे। यहाँ पे एक हम छोटा सा लेंस लेंगे, यहाँ पे एक हम छोटा सा ही लेंस लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक हम छोटा सा लेंस लेते हैं जो है ये, और इस लेंस को हम कहते हैं नेत्रिका लेंस। अभी आपको अंत में ना पूरा कंफर्म होगा कि क्या क्या ये सब हैं। अभी फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि देखिए यहाँ पे सपोजेट यहाँ से देखिए ये प्रकाश किरणें इस तरीके से गई। अब देखिए
ओहो, थोड़ा सा बात को अभी समझिएगा, अभी मैं समझाऊंगा आपको। ये किरणें हैं इस तरीके से न जा रही हैं जी। ये जो किरण है, ये पहली किरण है इस तरीके से गई, दूसरी किरण जो है ये इस तरीके से गई, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखिए ये प्रकाश किरणें हैं, देखिए यहाँ पे ये दोनों आ रही हैं और यहाँ पे ये मिली हुई हैं। अब जहाँ पर मिलती हैं इसका मतलब ना कि जहाँ पर मिली हैं यहाँ से हम एक रेखा खींच देंगे, एक रेखा हम खींच देंगे तो यही रेखा क्या हो जाएगा, उस वस्तु का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। उस वस्तु का ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये उसका प्रतिबिंब हो गया। तो मान लेते हैं ए बी वस्तु से आया हुआ है, तो ए डैश और बी डैश ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया है। अब देखिए अनंत पर मान लेते हैं कोई ए बी वस्तु है, ए और बी ये अनंत पर कोई वस्तु है। अब इससे ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना है। अब इसके आगे देख रहे हैं एक नेत्रिका लेंस है, जिसको हम नेत्रिका लेंस को ई से दर्शाते हैं, ई से। अब नेत्रिका लेंस के लिए ये प्रतिबिंब नहीं बल्कि वस्तु का कार्य करेगा। अब वस्तु से दो प्रकाश किरणें चलती हैं। पहली प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हैं और मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, इस तरीके से क्या हो जाता है, एक निकल जाता है इस प्रकार, ठीक है ना। यहाँ पर पहला जो प्रकाश किरणें इस तरीके से जाता है, सॉरी क्या कहा जाए भैया, देखिए यहाँ पे आप बात को समझिएगा। यहाँ पे फिगर ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा और भी कहूँगा सब्र रखिएगा, ठीक है ना। सब्र नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से अब क्या होता है, यहाँ से सबसे पहले पहला प्रकाश किरणें ऐसे निकलता है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से जाता है और टकराने के पश्चात ऐसे मुख्य फोकस से होकर ये निकल जाता है इस प्रकार, ठीक है ना। और दूसरा प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है और ये प्रकाशिक केंद्र से होकर ये सीधा इस तरीके से निकल जाता है, ठीक है ना। दूसरा ये क्या हो गया, दूसरा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है और सीधे निकल जाता है। अब देखिए ये दोनों इधर जाएंगे तो ये दोनों कहीं मिलेंगे जी, नहीं मिलेंगे। तो वास्तव में तो नहीं मिलेंगे, परंतु इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे लाते हैं, इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे लाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे लाते हैं तो ये दोनों किरणें देखिए यहाँ पर ये दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है ना। तो इस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिल रही हैं और जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु से फिर से हम क्या कर लेते हैं, उस बिंदु से हम फिर से एक रेखा जो है मुख्य अक्ष पर खींच लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस वस्तु का ये प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हम कैसे मान लेंगे, क्या मान लेंगे जी, फिर से हम मान लेंगे ए डबल डैश मान लेंगे और बी डबल डैश मान लेंगे, बी डबल डैश मान लेंगे। तो आशा करता हूँ ये रेखा चित्र आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात, ये हमारा अभिदृश्यक लेंस है, ये नेत्रिका लेंस है। अभिदृश्यक लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो ए डैश बी डैश बना है। अब ए डैश बी डैश जो है ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है और इस वस्तु का फिर से यहाँ पे ए डबल डैश बी डबल डैश ये प्रतिबिंब बना है। तो आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। मैं आपको इतनी बात आप पहले से जानते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो मुख्य फोकस पर बनता है। तो यहाँ पे वस्तु अनंत पर है तो इसका जो प्रतिबिंब ये बना है ये मुख्य फोकस पे बना है और प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी जो है ये फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी FO मतलब फोकस दूरी यहाँ से लेकर इस वस्तु की दूरी मतलब प्रतिबिंब की दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है, दूरी के बराबर है, तो FO लिख दिया। F मतलब फोकस दूरी और O क्यों लिखा है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है इसलिए। दूसरी बात यहाँ पे हम इतना जानते हैं ये वस्तु का कार्य कर रहा है इस लेंस के लिए, तो इसका मतलब कि नेत्रिका लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा, तो ये हम लिख दे रहे हैं। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रतिबिंब से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, UE है।
क्योंकि U हमने लिख लिया है इसलिए क्योंकि ये वस्तु का कार्य कर रहा है नेत्रिका लेंस के लिए। तो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी इतना है। इतनी बात समझ के यहाँ पे ये क्या है, इस नेत्रिका लेंस के लिए ये क्या है, हमारा प्रतिबिंब है। तो ये भी हम लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो भी लिख सकते हैं, या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है तो डी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है नेत्र। अब यहाँ पे हमारा नेत्र होता है और इसी नेत्र की सहायता से ये जो प्रतिबिंब अंतिम बना है ये हम देख पाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कहा था ना कि अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बनता है। देखिए ये बहुत ही बड़ा बना है कि नहीं, देख सकते हैं इसका प्रतिबिंब, वस्तु का ये बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। फिर से देखिए आभासीय है और फिर से सीधा भी है। आभासीय है कि नहीं, इसका ये पीछे बना है तो आभासीय ही होगा, और सीधा भी है कि नहीं, ए डैश बी डैश है तो ए डबल डैश बी डबल डैश बना है तो इसका मतलब सीधा भी बना हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो यही फिगर आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे एक चीज आप अपने तरफ से जरूर लिखेंगे जो कि हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, इसका नाम है दृश्यक लेंस। ये क्या है, ये है, इसको हम कहते हैं नेत्रिका लेंस। यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, ये जो वस्तु है तो वस्तु द्वारा प्रकाशीय केंद्र, यहाँ पे वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण अल्फा हो जाएगा। तो ये इसके एकांतर कोण है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आमने सामने के कोण एकांतर कोण है ना, इसलिए ये अल्फा हो जाएगा। फिर से दूसरी बात याद रखेंगे, इस प्रतिबिंब के द्वारा यहाँ पे जो बना कोण होगा वो बीटा हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात आपको याद रखना है। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो ये आपको रेखा चित्र आपको कम से कम आपको बना लेना है। आप चाहे तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, कि एक मान लेते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि अब क्या आप लिख सकते हैं कि अपवर्तीय दूरदर्शी में सबसे पहले दो लेंस लेते हैं, एक अभिदृश्यक लेंस, दूसरा नेत्रिका लेंस, और अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें। इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो बोलकर सब लिखवा भी सकता हूँ, बट मैं कहूँगा यही, लिखने से उतना कोई फायदा है नहीं। आप समय मतलब दे सकते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इतना मैं कहूँगा कि इस फिगर से जो कुछ आप समझे आप चाहें तो लिखें, या चुपचाप रेखा चित्र हेडिंग डाल के ये फिगर ही ओनली आप बना दीजिएगा। ठीक है ना, इतना परिभाषा ये लिखने के बाद ये आप फिगर बना लेंगे। उसके बाद अंत में आपको एक और हेडिंग लिखना होता है जो है आवर्धन क्षमता की गणना। अब यही हमारा आवर्धन क्षमता की गणना कहता है। तो आवर्धन क्षमता की गणना अब हम यहाँ पे करेंगे। चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि चूंकि हम जानते हैं आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता बराबर हम क्या जानते हैं, आवर्धन क्षमता m = बीटा बाई अल्फा जानते हैं। ये हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, बीटा बाई अल्फा होता है। ठीक है ना, आवर्धन क्षमता बराबर बीटा बाई अल्फा होता है, ये हम जानते हैं जी। चलिए इतनी बात हम जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बीटा है, ये अल्फा है, ये बहुत ही छोटे कोण है, अत्यंत सूक्ष्म कोण है। ठीक है ना, तो अत्यंत सूक्ष्म अगर कोण होते हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, m = मतलब बीटा के जगह पर, सॉरी हाँ जी, m के जगह, m आवर्धन क्षमता है, बीटा के जगह पर हम 10 बीटा ले लेते हैं। जब कोण बहुत ही छोटे होते हैं तो वहां पे 10 बीटा बाई 10 अल्फा ले लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं रहा होगा ये बीटा अल्फा है क्या। बीटा है प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, अल्फा क्या है, वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण है। ठीक है ना, यहाँ पे 10 बीटा बाई 10 अल्फा क्या क्यों आया, तो ये आप लिख सकते हैं कि जब कोण अत्यंत छोटे हों, तो जब कोण अत्यंत छोटे होते हैं तो उस समय पर हम क्या लेते हैं, 10 ले लेते हैं। तो 10 बीटा बाई 10 अल्फा हो गया। अब इतनी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लाल बटे
आधार, लंब बटे आधार ही तो होता है ना, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो चलिए टेन बीटा, यहाँ पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे समझिएगा बीटा यहाँ पे बन रहा है ना, यही ना बीटा जी। तो यहाँ पे त्रिभुज अगर देखिए तो त्रिभुज कौन सा है, देखिए यही ना त्रिभुज है वास्तव में, आप ध्यान से समझेंगे यही वाला त्रिभुज है ना, यही वाला। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला त्रिभुज में हम कह रहे हैं, तो यहाँ में जब देखें तो ए डैश बी डैश ये हमारा लंब हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, यही ना आधार हो जाए जी, ई ए डबल डैश ए डैश ये आधार हो जाएगा इस त्रिभुज में, ये लंब ए डैश बी डैश ये लंब हो जाएगा, और ई ए डबल ए डैश ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यही बात हम लिख देंगे, टेन बीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं जी, टेन बीटा बराबर लंब बटे आधार है ना, तो लंब हम क्या लिख सकते हैं, लंब के जगह पर हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, अब बाई ए डैश बी डैश, अब बाई क्या लिख सकते हैं ई ए डैश, ये हमारा मेन बाटा हो जाएगा, यहाँ पे हम एम लिख देंगे यहाँ पे। ये आप समझ रहे हैं कहाँ से आया है ना, ये एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में ये आप त्रिभुज देख रहे हैं, तो इस त्रिभुज में लंब क्या है ए डैश बी डैश है, आधार क्या है ई ए डैश है, तो यही लंब हम लिख दिए हैं ए डैश बी डैश, आधार ई ए लिख दिए हैं, समझ रहे हैं। तो यही बात हमने लिख दिया है लंब बटे आधार। उसके बाद अब टेन अल्फा आ गया, टेन अल्फा में भी हम क्या लिख देंगे, टेन अल्फा बराबर भी क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे अल्फा कौन कोण है, यहाँ पे देखिए अल्फा कोण बन रहा है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश ये लंब है, आधार क्या है ओ ए डैश है, यही ना है जी। तो ए डैश बी डैश बाई ओ ए डैश ये हम लिख देंगे, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे ए डैश बी डैश बाई ओ ए डैश ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये आपका सॉल्व हो ही गया है। ये बताइए ऊपर ए डैश बी डैश से नीचे वाला ए डैश बी डैश कैंसिल हो गया, और ये वाला अब ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हम m का अगर मान निकालते हैं तो क्या आता है, ये ऊपर चला जाएगा तो ओ ए डैश अब बाई ई क्या हो जाएगा ए डैश हो जाएगा, यही ना हुआ जी ई ए डैश। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर आप सोचें और समझें तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे इतना आ गया है। अब मैं आपसे कहूँ ओ ए डैश का ओ ए डैश है, यहाँ पे ओ ए डैश है ना, ठीक है, ओ ए डैश का हम देखेंगे कि दूरी क्या है। तो ओ से लेकर ए डैश यहाँ तक की दूरी क्या है, ओ से लेकर ए डैश तक की दूरी क्या है, एफ ओ है ना, एफ ओ है। तो यहाँ पे हम बताइए, यहाँ पे आप बताइए कि ओ ए डैश की जगह पर एफ ओ लिख सकते हैं, तो यही बात हम लिख देंगे एम इक्वल टू क्या लिख देंगे एफ ओ लिख देंगे। अब बटे ई ए डैश है, ई ए डैश का देख सकते हैं ई ए डैश की दूरी क्या है यू ई है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं यू क्या लिख सकते हैं जी यू ई लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा अपवर्तीय दूरदर्शी के लिए। क्या अपवर्तीय दूरदर्शी के लिए आवर्तन क्षमता की गणना हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ के हैं। ये एफ ओ क्या है, ये एफ ओ है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। ये क्या है, ये क्या है वस्तु की, मतलब नेत्रिका लेंस की, नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी, यही है जी। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया हुआ कैसे ये गणना हुआ है, और ये सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। चलिए मैं इतना ही कहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रहा है आपको, ठीक है ना, तब जाकर मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है ना, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही अब वन शॉट आपको वीडियो मिलने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम कराने वाले हैं, मतलब ये हम कह सकते हैं ना बोर्ड एग्जाम की एक बेहतर तरीके से हम तैयारी आपको कराएंगे।
तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर आप क्लास 12th की स्टूडेंट है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये कि ओनली, आपको इतनी बात पता है कि ओनली 99 रुपए में पूरी आपको फिजिक्स की फुल नोट्स दिया जा रहा है। यहाँ पे याद रखेंगे फुल नोट्स की हम बात कर रहे हैं, फुल टाइपिंग नोट्स आपको दिए जाएंगे फिजिक्स का ओनली 99 में। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक साथ लेना चाहते हैं तो 199 रुपए में दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के फुल नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर जरूर मैसेज करके और नोट्स को जरूर ले लीजिएगा। हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है हमारा परावर्तीय दूरदर्शी। परावर्तीय दूरदर्शी क्या होता है, ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा ही जानेंगे कि परावर्तीय दूरदर्शी का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा बड़ा परिभाषा है बट समझेंगे तो याद हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा दूरदर्शी जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तीय दूरदर्शी कहते हैं। मतलब परावर्तीय दूरदर्शी क्या होता है, तो ध्यान से समझेंगे। परावर्तीय दूरदर्शी की सहायता से बहुत दूर वस्तु जो है ना उसको हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, परंतु इसमें थोड़ा सा कंडीशन ये रखा गया है कि ऐसा दूरदर्शी जिसकी सहायता से बहुत दूर स्थित वस्तुओं का, मतलब ऐसा दूरदर्शी, यहाँ पे मैं लिख दूं कि ऐसा दूरदर्शी जिसकी सहायता से बहुत अधिक दूर वस्तु को, बहुत अधिक, ठीक है, मतलब बहुत अधिक दूर वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, हम एक अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसे हम परावर्तीय दूरदर्शी कहते हैं। समझ रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसा दूरदर्शी जो बहुत अधिक दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, परावर्तीय दूरदर्शी कहते हैं। यही बात लिखा गया है, ऐसा दूरदर्शी जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़ा आकार का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे परावर्तीय दूरदर्शी कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि परावर्तीय दूरदर्शी का परिभाषा समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अगला हमारा दूसरा जो आता है, एक दो बार अगर समझ में ना आए तो पीछे ले जाकर रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा पीछे ले जाकर बार बार सुनेंगे ना, यहाँ पे हमने समझाया है तो याद हो जाएगा। अब हमारा दूसरा इसमें हेडिंग डालेंगे जो है प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए ये प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन भी यहाँ पे कर दिया है। देखिए प्रतिबिंब, हालांकि यहाँ पे मैं फिगर बना दूँ, दिखा दूँ तो ऐसे बनता है ये, बट ऐसे नहीं, हमें पूरा तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ये सब क्या बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसमें बहुत अधिक फोकस दूरी वो बड़े द्वारक का अवतल लेंस, ठीक है ना, अवतल दर्पण M1 चौड़ी नली के सिरों पर लगाया रहता है। मतलब थोड़ा सा मैं आपको समझाना ये चाहूँगा दोस्त। देखिए क्या होता है, एक ये चौड़ी सी नली है, ध्यान से समझेंगे, ये चौड़ी सी दो नली है, ठीक है ना, ये चौड़ी सी नली है। अब इस चौड़ी सी नली के सिरों पर देखिए, यहाँ पे एक चौड़ी सी ये नली है और यहाँ पर भी एक छोटी सी इस तरीके से नली होता है, ठीक है ना। अब ये जो चौड़ा, सबसे चौड़ी सी नली है ना, इसके सिरों पर ही हम क्या लगाते हैं, इसके सिरों पर ही हम अवतल दर्पण लगाते हैं। और यही अवतल दर्पण जो है, ये अवतल दर्पण है, यही
क्या है, इसको ही हम m डैश से प्रदर्शित करते हैं। और जो क्या होता है, इसका गुण क्या होता है कि अधिक फोकस दूरी वाला होता है और बड़ा द्वारक होता है, इनका बड़ा द्वारक वाला अवतल दर्पण है। तो यही हमने लिखा है, अधिक फोकस दूरी वाला वो बड़ा द्वारक का अवतल दर्पण M1, अवतल दर्पण M1 चौड़ी नली के सिरों पर लगा रहता है। देखिए चौड़ी नली है ना, तो इसके सिरों पर लगा रहता है, ठीक है ना। इस नली मतलब इस नली के पार्श्व में, यहाँ पे आधा सा रहेगा, पार्श्व में लगी छोटी पतली नली में कम फोकस दूरी व छोटा द्वारक का उत्तल लेंस ई लगा रहता है। मतलब यहाँ पे समझेंगे, कह रहा है कि इस बड़ी सी जो नली है, इस नली के पार्श्व में मतलब पास में ही एक छोटी पतली नली है, मतलब एक छोटी सी पतली नली है, ठीक है ना। नली में कम फोकस दूरी व छोटा द्वारक का उत्तल लेंस लगा रहता है। मतलब एक छोटी सी ये जो पतली सी नली है, इसमें कम फोकस दूरी वाला और छोटा द्वारक का एक क्या लगा रहता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है, एक उत्तल लेंस इस तरीके से लगा रहता है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस लगा रहा है। उसके बाद इतना तक उत्तल लेंस जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल ई या स्मॉल ई लिख सकते हैं। तो ये आप समझ गए। फिर से कह रहे हैं जो नेत्रिका का कार्य करता है, ये किसका कार्य करता है, नेत्रिका लेंस का कार्य करता है, नेत्रिका लेंस का कार्य करता है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि चौड़ी नली में उत्तल दर्पण होता है। ये जो चौड़ी नली है इसमें एक उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण में बना दे रहा हूं कुछ इस प्रकार। उत्तल दर्पण में अंदर से क्या किया जाता है, लेप लगाया जाता है। तो ये एक उत्तल दर्पण हो गया। क्या है, उत्तल दर्पण। तो चौड़ी नली में क्या है, एक उत्तल दर्पण है जिससे प्रकाश किरणें परावर्तित होकर नेत्रिका लेंस पर प्रतिबिंब बनाती हैं। जिससे यहाँ पे कह रहा है, जिससे प्रकाश किरणें परावर्तित होकर क्या होता है, नेत्रिका लेंस पर प्रतिबिंब बनाती हैं। अब कैसे परावर्तित होती हैं, तो देखिए क्या होता ये है दोस्त, यहाँ से इस तरीके से प्रकाश किरणें जाती हैं और प्रकाश किरणें यहाँ से टकराने के पश्चात पुनः यहाँ पे टकराती हैं और फिर से यहाँ से टकराने के पश्चात ये यहाँ पर टकराती हैं, ठीक है ना। ऐसे ही फिर से यहाँ से भी एक प्रकाश किरणें निकलती हैं और यहाँ से फिर से परावर्तित होती हैं, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, ये हमारा क्या है, ये हमारा दर्पण है, तो यहाँ से टकराएंगी, फिर यहाँ पे दर्पण से टकराती हैं और फिर से ये टकराने के पश्चात ये नेत्रिका लेंस पर क्या बनाती है, अंततः नेत्रिका लेंस पर ही प्रतिबिंब बनाती हैं। तो वही लिखा गया है कि जिससे प्रकाश किरणें, मतलब उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण से प्रकाश किरणें परावर्तित होकर नेत्रिका लेंस पर प्रतिबिंब बनाती हैं, जो सीधा बनता है, बड़ा बनता है और आभासीय प्रतिबिंब होता है। मतलब आभासीय होगा, सीधा होगा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है जी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा परावर्तीय दूरदर्शी और यहाँ पे प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, ये हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे। सुधार क्या करना है मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे आधा 100 कर लीजिएगा और यहाँ पे द्वारक कर दीजिएगा, ठीक है ना। बस इतना ही आपको लिख लेना है। और यही फिगर यहाँ पे थोड़ा सा हमने शॉर्ट में बनाया है, ये फिगर ना बनाकर यहाँ पे अच्छे से हमने फिगर बना दिया है। देख लीजिए, यहाँ पे ये दो नली है, ये चौड़ी नली है और यहाँ पे ये जो नली दिखाई दे रही है ये पतली नली है। यहाँ पे देखिए यही हमारा अभिदृश्यक लेंस यहाँ पे होता है। तो इन दोनों अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर हमने अवतल दर्पण का प्रयोग किया हुआ है और इसी को हम M डैश से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखेंगे ये नेत्रिका लेंस है, यहीं पे हमारा नेत्र रहता है, यहीं से हम प्रतिबिंब को देखते हैं। ये हमारे एक उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। और यहीं से प्रकाश किरण परावर्तित होकर नेत्रिका लेंस पर पड़ती हैं और यहीं से हमारा आंख यहीं पर रहता है, यहीं से हम देख पाते हैं। तो ये आप फिगर बना लीजिएगा, ठीक है ना। अगला हमारा आता है आवर्धन क्षमता। अब आवर्धन क्षमता की गणना करना है, तो चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता, चूंकि हम जानते हैं दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता हमने ज्ञात किया था, दूरदर्शी
दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हमने क्या ज्ञात किया था कि आवर्धन क्षमता m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा होता है। तो ये हमने ज्ञात किया था, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे कि चूंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, आवर्धन क्षमता इक्वल टू बीटा बाई अल्फा होता है, ठीक है ना। जहाँ बीटा क्या है, वस्तु द्वारा बना दर्शन को, सॉरी बीटा क्या है, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण है, और बीटा क्या है, वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे कि चूंकि हम ये भी जानते हैं, यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि ये हमारा जो नेत्र है ना, यहाँ पे एक दर्पण है, इसको हम O से दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इस दर्पण की फोकस दूरी ना FO है, और यहाँ पे मतलब उत्तल दर्पण जो अभिदृश्यक मतलब उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी FO है, और ये नेत्रिका लेंस है जिसको हम E से दर्शाते हैं, इसकी फोकस दूरी FE है। तो चूंकि हम ये भी एक बात आपको याद रखना है कि जब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी FO हो, तब आवर्धन क्षमता का यहाँ पे फॉर्मूला याद रखेंगे। आवर्धन क्षमता के एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि आवर्धन क्षमता m इक्वल टू FO बाई FE होता है, और यहाँ पे एक माइनस होता है। तो ये एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ये फॉर्मूला होता है कि जब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, जब याद रखेंगे नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE हो और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी FO हो, तो वहां पे उस समय आवर्धन क्षमता F इक्वल टू माइनस FO बाई FE होता है। ये आप याद रखेंगे, यहीं पे आप प्रूफ लिख देंगे, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट आपको लेने का मैं अवसर दूंगा। फिलहाल मैं यही कहूँगा, समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका भी ले लीजिए। हाँ जी, तो मैं आशा करता हूं दोस्त कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा अगला टॉपिक यहाँ पे है जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसको भी हम समझ लेते हैं जी। देखिए सबसे पहले तो हम परिभाषा थोड़ा सा करेंगे, ध्यान से समझिएगा। परिभाषा क्या कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला क्या होता है, दो उत्तल लेंसों से बना होता है। मतलब सबसे पहली बात, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ये दो उत्तल लेंसों से बना होगा। ये क्या होगा, दो उत्तल लेंसों से बना होगा, और ये दोनों उत्तल लेंस कम फोकस दूरी वाले होंगे। कम फोकस दूरी वाले मतलब कम फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंसों से बना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अत्यंत छोटी वस्तुओं को देखते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंसों से मिलकर बना होता है, जिसकी सहायता से अत्यंत छोटी वस्तुओं को हम देखते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि सबसे पहले आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का परिभाषा समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। परिभाषा लिखने के बाद आपका नेक्स्ट जो हेडिंग आता है जो है सिद्धांत कहें, या सिद्धांत की जगह पर प्रतिबिंब का बनना लिख दीजिएगा, या संरचना भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत में भी यही लिखना है या प्रतिबिंब के बनना में भी यही लिखना है, या आप संरचना भी लिखेंगे तो वहां पर भी यही लाइन लिखनी होती है। अब देखिए संरचना या प्रतिबिंब का बनना मैं पढ़ूंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप रेखा चित्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बन रहा है उसको अगर आप नहीं समझेंगे तब तक कैसे उसके बारे में आप जान पाएंगे।
ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। अब जिसने गरीबी नहीं देखी है वो गरीबी के बारे में कैसे कुछ बता पाएगा दोस्त, नहीं ना बता पाएगा। तो यही बात है जी। अब हम मान लेते हैं मोस्टली कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, तो उसके बारे में हम कैसे बता पाएंगे। तो वैसे ही रेखा चित्र के बारे में जब हम जानते नहीं है तो कुछ बता नहीं पाएंगे। इसीलिए जो प्रतिबिंब का बनना, ये जो लाइन है ये मैं तब समझाऊंगा। सबसे पहले रेखा चित्र समझते हैं और इसके बाद में ये लाइन को समझा दूंगा। रेखा चित्र ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अब रेखा चित्र पे हम आते हैं। तो सबसे पहले रेखा चित्र में हम क्या ले लेते हैं, एक मुख्य अक्ष सबसे पहले तो हम लेंगे। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष में हम इतनी बात जानते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो उत्तल लेंसों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो दो उत्तल लेंस हम यहाँ पे ले लेंगे। सबसे पहला जो लेंस हम लेंगे, ये सबसे पहला जो हम लेंस लेंगे वो बहुत ही छोटा लेंगे, बहुत ही छोटा हम लेंस लेंगे। और दूसरा जो हम लेंस लेंगे वो बहुत ही बड़ा लेंस लेंगे, ठीक है ना। दूसरा जो लेंस लेंगे वो काफ़ी बड़ा लेंस लेंगे, कुछ इस प्रकार से, या थोड़ा सा और छोटा ही कर लेते हैं क्योंकि फिगर बनाने में डिफ़िकल्ट ना हो। चलिए इसको तो अपने अनुसार हम कर लेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो हमने कम फोकस दूरी वाला क्या ले लिया है, कम फोकस दूरी वाला दो हमने क्या ले लिए हैं, उत्तल लेंस ले लिए हैं, ठीक है ना। अब इतनी बात याद रखेंगे, ये जो लेंस है इसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं और इस वाले लेंस को नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो मैं अगर आप कहें तो मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, चलिए लिखूंगा नहीं, यहाँ पे एक दर्शा दे रहा हूँ। किस चीज से दर्शाएंगे वो भी ध्यान से समझिएगा। अभिदृश्यक लेंस को हम O से दर्शाते हैं तो O यहाँ पे हमने लिख दिया, और नेत्रिका लेंस को हम E से दर्शाते हैं तो E हमने लिख दिया, ठीक है ना। इतनी बात समझ के अब यहाँ पे क्या है, F1 वट, यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, यहाँ पर एक फोकस है जो है F1 और यहाँ पे एक फोकस है जो है 2F1। तो F1 व 2F1 के बीच में वस्तु यहाँ पे रखा गया है। F1 व 2F1 के बीच में यहाँ पे क्या है, एक वस्तु रखा गया है। इस वस्तु को याद रखेंगे, F1 व 2F1 के बीच में ये वस्तु रखा गया है जो है हमारा A और B। ये हमारा क्या है, AB वस्तु को रखा गया है, ठीक है। इतनी बात आप याद रखेंगे। अब इतनी बेसिक बात हम जानते हैं, अब इतनी बेसिक बात हम ये जानते हैं कि सबसे पहली बात कि जो प्रकाश किरणें हैं, प्रकाश किरणें एक तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं और इस तरीके से प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएंगी और सीधे निकल जाती हैं। आपको इतनी बात पता होगा कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो होकर जाती हैं वो सीधे चुपचाप सीधे जाती हैं, सीधे निकल जाती हैं बिना विचलित हुए। दूसरी प्रकाश किरणें जो क्या होता है, दूसरी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात इस तरीके से यहाँ पर काट देती हैं, इस प्रकार यहाँ पर काट देती हैं जी, ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ पे काटती हैं। अब यहाँ पे ये हमें समझने वाला है, यहाँ पे ये हमें समझना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कहा था ना डिफ़िकल्ट होगा, चलिए कोई नहीं, देखते हैं। चलिए यहाँ पर ही ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ही ले लेते हैं, सही रहेगा। मुझे उम्मीद था, ठीक है। तो ये फिगर ही कॉम्प्लिकेटेड है, फिगर में ही जितना समय लगेगा आप सब्र रखिएगा। सबसे पहले समझिएगा हमने क्या किया, ये AB जो वस्तु है इससे पहली प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर गई और सीधे निकल गई। दूसरी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गई हैं, दूसरी प्रकाश किरणें जो क्या है, दूसरी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गई हैं और अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई हैं, निकल गई हैं। अब इस बिंदु पर यहाँ पे ये काट रही हैं
अब जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं वहां से हम क्या कर लेते हैं, एक अभिलंब खींच लेते हैं, एक अभिलंब खींच लेते हैं। और यही लंब अभिलंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिबिंब, ये हो जाएगा प्रतिबिंब। मतलब ए बी वस्तु का ये हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। और ये प्रतिबिंब को हम किससे दर्शाएंगे, ए डैश, और यहाँ पे लिख देते हैं बी डैश। ए डैश बी डैश ये हमारा प्रतिबिंब हो गया, इस वस्तु का ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हो गया। ठीक है, देख सकते हैं आप ये प्रतिबिंब जो बना है ये वास्तविक बना है, फिर से उल्टा बना है, और वस्तु से तो बड़ा ही बना है। ठीक है ना, इतनी बात याद रखेंगे। अब इसके आगे इस ये प्रतिबिंब है, इसके आगे देख रहे हैं एक बड़ा सा नेत्रिका लेंस है। नेत्रिका लेंस, एक बड़ा सा नेत्रिका लेंस है कि नहीं है। अब इस नेत्रिका लेंस, अगर नेत्रिका लेंस से आगे ये जो प्रतिबिंब है ये अब प्रतिबिंब का नहीं बल्कि इसके इस लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा। तो वस्तु का कार्य करेगा तो वस्तु से दो प्रकाश किरणें निकलती हैं। पहली प्रकाश किरणें ये जो हैं, जो आपको देख रहे हैं, देखिए ये पहली प्रकाश किरणें इस तरीके से जाती हैं और इससे टकराने के पश्चात इस तरीके से ये निकल जाती हैं। ठीक है ना, इससे टकराने के पश्चात कुछ इस प्रकार निकल जाती हैं। ठीक है ना, और दूसरी प्रकाश किरणें भी कुछ इस तरीके से आती हैं और टकराने के पश्चात कुछ इस प्रकार निकल जाती हैं। ये फिगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है भैया, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा सब्र आप जरूर रखिएगा। ठीक है ना, तो देखिए इस तरीके से ये दोनों निकल जाते हैं, इस तरीके से। अब ये दोनों इस तरीके से निकल रहे हैं, ये दोनों वास्तव में आगे कहीं नहीं मिलेंगे। तो इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे घींच कर लाते हैं, इसको पीछे अगर करते हैं, पीछे लाते हैं, तो देखिए अगर हम इन दोनों किरणों को पीछे लाएंगे तो क्या होता है, देखिएगा इन दोनों किरणों को पीछे लाने पर ये देख सकते हैं कि इन दोनों किरणों को पीछे लाने पर यहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर ये मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से एक प्रतिबिंब खींचेंगे, यहाँ से ये हमारा एक प्रतिबिंब हो जाएगा। अब देखिए इस वस्तु, ये ए बी वस्तु है, नेत्रिका लेंस के लिए ए बी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब ये बना है और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डबल डैश। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको हम क्या दर्शा देंगे, ये हम दर्शा देंगे ए डबल डैश, और ये क्या हो जाएगा, बी डबल डैश। तो इतनी बात आपको समझे या नहीं। ए बी वस्तु का ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना है। अब फिर से इस नेत्रिका लेंस के लिए ये ए डैश बी डैश वस्तु है, इसका प्रतिबिंब फिर से ए डबल डैश बी डबल डैश बना हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पर ही हमारा नेत्र होता है, इसी अपने नेत्र की सहायता से हम ये प्रतिबिंब बड़ा सा देख पाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। उसके बाद अब ध्यान से एक और चीज आपको समझना पड़ेगा, वो समझिएगा। यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि ये जो ए बी वस्तु है, ए बी जो वस्तु है ना, ठीक है, ए बी वस्तु है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लाता हूँ। ठीक है, ये ए बी वस्तु है, तो इसके ठीक इतने साइजिंग का यहाँ पे हम ले लेते हैं ए बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो ए बी है इसकी ऊंचाई हमने ले लिया, इसको हमने क्या मान ले लिया, इसको हम मान लेते हैं, कुछ भी हम मान सकते हैं, जैसे कि सी हमने मान लिया। ठीक है ना, इसको हम कुछ भी तो मान सकते हैं, जैसे कि हमने सी मान लिया। तो ये वस्तु को हमने सपोज डेट यहाँ पे मान लिया है कि ये वस्तु ही यहाँ पे है। तो वस्तु द्वारा अगर हम यहाँ पे एक चीज खींचें, एक चीज क्या खींचें, यहाँ पर ये वस्तु द्वारा, यहाँ पे अगर हम कहें तो वस्तु द्वारा नेत्रिका लेंस पे बना दर्शन कोण है, जो है यहाँ पे बनेगा, जो है अल्फा। वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ये हम कहें तो जो ये हमारा इस वस्तु का ये प्रतिबिंब है, तो वस्तु का ये जो प्रतिबिंब का बना बीच में बनेगा जो दर्शन कोण, यहाँ पे जो प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण होगा वो बीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब है ना, तो इसके ए डबल डैश बी डबल डैश का मतलब प्रतिबिंब जो के द्वारा बना दर्शन कोण जो होगा वो बीटा हो जाएगा। इतनी बात आप याद रखेंगे। फिर आपको ये याद रखना है कि ये नेत्रिका लेंस, सॉरी यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है,
यहाँ से अभिदृश्यक लेंस की ये दूरी है वस्तु से, तो यहाँ पे अभिदृश्य ये वस्तु की दूरी है तो यहाँ हमने u लिख दिया, और अभिदृश्यक लेंस की वस्तु की दूरी है तो यू ओ लिख दिए हमने, समझ रहे हैं ना। ओ हमने इसलिए लिखा क्योंकि अभिदृश्यक लेंस के लिए। अब यहाँ पे फिर से अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रतिबिंब है। इसी वस्तु ए बी वस्तु का ये प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब को हम भी लिखते हैं और ओ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि अभिदृश्यक लेंस के लिए ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, उसको हमने लिख दिया। फिर से यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये यहाँ से लेकर ए डैश बी डैश, मतलब यहाँ से लेकर ई से लेकर ए डैश के बीच की दूरी ये क्या है, तो ये हमारा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वस्तु की तो दूरी होगी पर नेत्रिका लेंस के लिए, ठीक है ना, समझ रहे हैं। ये प्रतिबिंब है, ये इसके लिए तो वस्तु का कार्य कर रहा है, तो ई से लेकर ए डैश के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, यू ई हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रतिबिंब की दूरी की बात करें तो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, इसीलिए इसको इसके बीच की दूरी को हम डी कहते हैं, ठीक है ना, डी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, क्यों डी से दर्शाए हैं, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है इसलिए। तो यही बात आपको सबसे पहले जानना चाहिए था, समझना चाहिए था। स्क्रीनशॉट पहले इसका ले लीजिए। हाँ जी, चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशी हुआ कि आपको इतनी बातें अगर समझ में आ गई होंगी। तो देखिए, हार्ड टू ये टॉपिक है ही, हार्ड इसीलिए हार्ड लगता है ना, क्योंकि यही कॉम्प्लिकेटेड फिगर अक्सर स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता। तो फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब ये जो फिगर है यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, ध्यान से समझेंगे, याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले लिखा गया है, क्या लिखा गया, अभिदृश्यक लेंस में f1 व 2f1 के बीच वस्तु को रखा गया है, वस्तु AB को, यहाँ पे AB लिख लीजिएगा, वस्तु AB को रखा गया है। कहाँ, तो f1 व 2f1 के बीच में। तो यही बात है कि ये देखिए अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस में f1 व 2f1 के बीच AB वस्तु को रखा गया है, AB वस्तु को रखा गया है। फिर से यहाँ पे कह रहा है कि जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है, और इस AB वस्तु का ही प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। बिल्कुल सही बात, इतना समझ गए। फिर से जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है, सिंपल सी बात है। देखिए, ये वास्तविक प्रतिबिंब बना है और उल्टा है कि नहीं, A B है और नीचे A डैश B डैश, ये वास्तविक भी है, उल्टा भी है, और वस्तु से देख सकते हैं बड़ा भी प्रतिबिंब बना हुआ है। इतनी बात समझ गए। फिर से कह रहे हैं, तथा A डैश B डैश नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। जो A डैश B डैश है ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनता है, और A डैश B डैश जिसका प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनता है। बिल्कुल सही बात है। अतः संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनता प्राप्त होता है। अतः संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो अंतिम बना प्रतिबिंब होता है वो A डबल डैश B डबल डैश बनता है, और यही प्रतिबिंब हम यहाँ से क्या अपने आंखों से इस तरीके से देखते हैं। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो इतना लिखने के बाद ये फिगर आपको बनाना अनिवार्य है, फिगर आप बना लेंगे, आपका काम कंप्लीट होता है। इसके बाद अंतिम में एक और टॉपिक आपको इसमें लिखना पड़ेगा, जो है आपको आवर्धन क्षमता। अब आवर्धन क्षमता की गणना हमें करनी है, वो हम करेंगे। फिलहाल 1 मिनट आप रुक जाइएगा, मैं देख लूँ वीडियो अच्छे बन रहा है। चलिए जी, अब चलिए हम अपना गणना कर लेते हैं। अब यहाँ पे आवर्धन क्षमता की गणना करने को कहता है, तो ये भी हम देख लेते हैं। चूंकि हम क्या जानते हैं जी, चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं आवर्धन क्षमता, चूंकि हम जानते हैं आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा होता है। क्या होता है जी, आवर्धन क्षमता m इक्वल टू क्या होता है, बीटा बाई अल्फा होता है, ठीक है ना। यही ना हम जानते हैं जी, जहाँ बीटा क्या है, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण है, और अल्फा क्या है, वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण है,
ठीक है ना। अब चूंकि हम इतनी बेसिक बात हम जानते हैं कि यहाँ पे ये प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण है बीटा और ये वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण है अल्फा, और ये दोनों कोण बहुत ही छोटे कोण है, अत्यंत छोटे कोण है। और जब बहुत ही छोटे कोण होते हैं, जब बहुत ही छोटे कोण होते हैं तो वहां पर ओनली बीटा नहीं बल्कि टेन बीटा हम ले लेते हैं, टेन ले लेते हैं वहां पे, तो टेन बीटा बाई टेन अल्फा हम कर देंगे, ठीक है। और चूंकि हम टेन थीटा बराबर जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, ये हम पढ़े हुए हैं फॉर्मूला। तो टेन बीटा, तो टेन बीटा के लिए अगर हम देखें लंब बटे आधार, तो टेन बीटा यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक, यहाँ पे देखिए ये बीटा है ना, टेन बीटा। अब यहाँ पे एक त्रिभुज आपको देखना है ध्यान पूर्वक, त्रिभुज में कौन सा बना रहा हूँ देख लीजिएगा, ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ये एक त्रिभुज बन रहा है ना। अब यहाँ पे कोई आपसे पूछ देगा, यहाँ पे अगर कोई पूछे कि बताइए लंब क्या है, तो लंब क्या कहेंगे, ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश लंब है, आधार क्या कहेंगे, ई और ए डबल डैश कहेंगे, यही नहीं कहेंगे, लंब ए डबल डैश बी डबल डैश है, आधार ई ए डबल डैश है, यही कहेंगे। तो यही बात हम लिख देंगे प्रतिबिंब के लिए। सबसे पहले अगर हम लिखें तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके लिए क्या लिख देंगे, लंब बटे आधार मतलब ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ई ए डबल डैश, ये हमारा हो गया, ये मेन बटा हो गया। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने यही बताया है, ए डबल डैश बी डबल डैश ये लंब हो गया, आधार ई ए डबल डैश हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर से हमारा आता है जो है टेन अल्फा, अल्फा क्या है, वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण, और टेन अल्फा यही ना है कि वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे ये दोस्त, यहाँ पे इसमें अगर हम लंब देखें, यहाँ पे एक कोण ये बन रहा है, देखिए ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, यही त्रिभुज बन रहा है, और इस त्रिभुज में ये देखिए यही अल्फा कोण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, ए डबल डैश सी, ये लंब हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, ई ए डबल डैश, ये आधार हो जाएगा। तो ए डबल डैश सी ये लंब है, आधार ई ए डबल डैश है, तो ये हमारा यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पे हम लिख देंगे ए डबल डैश, ये तो ना, ये ए डबल डैश सी और बाई ई ए डबल डैश, ये आपको लिख दिए हैं। आप फिगर से जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज कुछ नहीं है। ई ए डबल डैश से ई ए डबल डैश एक कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचा यहाँ पे क्या दोस्त, अब यहाँ पे ओनली एम इजकल टू क्या बचा, एम इजकल टू बचा यहाँ पे ए डबल डैश है, ए डबल डैश बी डबल डैश, और नीचे क्या बचा, ए डबल डैश और सी बचा, ये हमारा बच गया। अब चूंकि आप थोड़ा सा यहाँ पर इतनी बात समझ गए हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ए डैश बी डैश अब बटे ए डैश बी डैश का गुणा करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। अभी भी कुछ हुआ नहीं है, अभी इसको काटेंगे कैंसिल हो गया, तो वही तो आ रहे हैं। तो ए डबल डैश बी डबल डैश से हम गुणा करा देते हैं, तो क्या होगा आप ध्यान से समझेंगे। अगर हम ऐसा कराते हैं तो m इजकल टू क्या हो जाएगा, देखिए हम क्या करा देते हैं, देखिए अगर हम करते हैं ऐसा, तो ए डबल डैश बी डबल डैश ऊपर है तो हम लिख देते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश, ऐसे। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हाँ, ए डबल डैश बी डबल डैश है, ए डबल डैश बी डबल डैश है, ये नीचे वाला इसमें आकर यहाँ पे लिख देंगे। तो नीचे हम मतलब मोस्टली आप कहें ना गुणा भाग कराएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश, और गुणे फिर से हम क्या लिख सकते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डबल डैश सी लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। गुणा में है ना, किसको भी किधर भी हम कर सकते हैं, तो ऐसे हमने लिख दिया। अभी भी देखिए वही लिखा गया, अगर हम चाहे ए डबल डैश बी डबल डैश ये कैंसिल कर दें, तो अभी भी ए डैश डबल डैश बी डबल डैश अब बाई ए डबल डैश सी, यही तो है जी, अभी भी वही है सेम टू सेम।
अगर हम इन दोनों को कैंसिल कर दें तो a डबल डैश b डबल डैश ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका a डबल डैश c है तो a डबल डैश c अभी भी ये आपका हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये अभी भी वही है, अभी भी वही लिखा गया है आपका, ठीक है। अब ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि आपको एक पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है कि आवर्धन क्षमता m इक्वल टू क्या हम जानते हैं, I बाई ओ। I मतलब क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और O क्या है, वस्तु की लंबाई। ये हमें पता है किसका, आवर्धन क्षमता मतलब m बराबर हमें पता है, ठीक है ना। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। a डबल डैश b डबल डैश क्या है, तो a डबल डैश b डबल डैश ये क्या है, इसका प्रतिबिंब है, ठीक है ना। a डैश b डैश का ये प्रतिबिंब है, तो a डबल डैश b डबल डैश ये प्रतिबिंब है ना। तो ये हमारा याद रखेंगे, ये a डबल डैश b डबल डैश ये प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, f आई ई लिख सकते हैं, आई ई लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि नेत्रिका लेंस के लिए ये प्रतिबिंब है। a डैश b डैश क्या है, तो यहाँ पे हम पीछे लाते हैं थोड़ा सा, तो ये नेत्रिका लेंस के लिए a डैश b डैश ये क्या है, वस्तु की दूरी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू ई लिख सकते हैं, यू ई लिख सकते हैं, मतलब ओ ई ही हम लिखेंगे क्योंकि लंबाई में यहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर से गुणा, फिर से a डैश b डैश की अगर हम बात करें तो अब a डैश b डैश इस वस्तु के लिए, ये a डैश b डैश इस लेंस के लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए a डैश b डैश प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब है कि नहीं है। तो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब के लिए आई ओ लिख देंगे, आई ओ लिख देंगे। a डबल डैश c क्या है, देखिए a डबल डैश c ये क्या है, ये वास्तव में ए बी ही तो है, ए बी ही है ना, मतलब वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, o, और फिर से o लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब चूंकि हम इतनी बात जानते हैं, ये दोनों नेत्रिका लेंस है और ये दोनों अभिदृश्यक लेंस है, तो ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई। तो यहाँ पे m इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह पर m लिख सकते हैं और यहाँ पे e लिख सकते हैं, और गुणे इन दोनों की जगह पे m लिख सकते हैं और o लिख सकते हैं, क्योंकि I बाई ओ इक्वल टू m होता है, I बाई ओ इक्वल टू m होता है। तो ये लिख दिए, ई है तो ई हम ऐसे लिख दिए। तो ये हमारा जो मेन आया, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो ये लाइन को हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट इतना लिखने के बाद इतना लिख दें, या ऐसे लिख दीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा है, ये हमारा प्रूफ हो जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m इक्वल टू क्या होता है, नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है। किसका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। यहाँ पे ये याद रखेंगे, ये हमारा क्या है, अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस है, और ये क्या है, नेत्रिका लेंस है। चलिए, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, आज का ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं इतना ही कहूँगा, मेरा जो चेहरा है ना, लग रहा है कि जल रहा है अभी, ठीक है, इतना मतलब मैं कह सकता हूँ कि पूरा कमरा पैक है, हवा कहीं से आ जाने नहीं रही है। गर्मी तो लगेगी, बट पंखा मैंने ऑन नहीं किया है, फ़ैन, जिसकी वजह से कि आपके वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो सके। फिर से लाइट इतनी सारी है, गर्मी हो रही है, फिर भी आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपके लिए यहाँ पे कुछ मेहनत किया जा रहा है, तो आप केवल, मैं तो इसके लिए, वीडियो के लिए कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर चैनल पे नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगला आपको ये हमें करना है कि आपको आज मंगलवार है, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब कल है बुधवार, तो बुधवार है, तो बुधवार को आपको पता है कि हिंदी की क्लासेस चलती हैं। तो बुधवार को कौन सी क्लासेज आपको चलनी है, हिंदी की क्लासेस बुधवार को चलती हैं। तो हिंदी में कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। मेरा ये मानना है कि आपको जो हम आपको कल करा देते हैं, जो लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय जो इम्पोर्टेंट है, तो 5 इम्पोर्टेंट संपूर्ण किताब के हम बता देंगे।
तो वही हम कराएंगे। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं हिंदी में कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। कुछ ना हो तो एक दिल वाली इमोजी भी अगर आप भेज दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया है तो। अदरवाइज यदि आपको फिजिक्स की फुल नोट्स लेनी है तो ओनली 99 रुपये में फिजिक्स की पूरी नोट्स मिल जाएंगी। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लेना चाहते हैं तो 199 में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के फुल नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स लेने के लिए जो पीडीएफ नोट्स है व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे, उस नोट्स को लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री की फुल नोट्स चाहिए, इतना लिखकर मैसेज करेंगे तो वहाँ पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, तुरंत उसके बाद व्हाट्सएप पर आपके पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।